Welcome students in the second lecture of Animal Kingdom। और इस सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, एनिमल किंगडम में जब कभी भी डिस्क्रिप्शन करना होगा किसी भी फाइलम का, किसी भी क्लास का, तो उसका डिस्क्रिप्शन कुछ सर्टेन क्राइटेरिया पर बेस्ड होता है। और जब कभी भी आप नोट्स बनाएं या याद करें, करेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसकी क्राइटेरिया इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्राइटेरिया पता होगी तो करेक्टर अपने आप आ जाएगा। अब देखिएगा, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, ये क्राइटेरिया उसको सीक्वेंशियल याद नहीं होती। लेकिन अगर एक बार ये क्राइटेरिया सिर्फ याद कर जाइए तो इसके अंदर क्या है वो तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस क्राइटेरिया को याद करने की कोशिश करनी है। एनिमल किंगडम में जब हम लोग 5 किंगडम सिस्टम पढ़े थे, आपको याद होगा, हम लोग तो नहीं, बॉटनी में आपने पढ़ा होगा, आर.एच. विटेकर का 1969 में। तो उसमें पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था। उसमें से एक किंगडम ऐसा था जिसका नाम था एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स आते थे। अब उस एनिमल में जैसे हम लोग, अब जनरली आप लोअर क्लासेस में तो पढ़े ही होंगे कि फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथीस, फाइलम कार्डेटा। तो ये जो फाइलम आप पढ़ते हैं, इस फाइलम के कैरेक्टर्स आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाद से उसका जो बेसिक एग्जाम्पल्स है जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए। बट मैं आपसे कहता हूँ, आप कुछ मत याद करिए, सिर्फ आप इस क्लासिफिकेशन की जो क्राइटेरिया दी गई है ना, इसको याद कर जाइए। मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू एग्जाम्पल सब याद करा दूंगा, कैरेक्टर भी आ जाएगा अपने आप। मेरी बस एक ही कोशिश है कि आप इस क्राइटेरिया को याद रखें। चलिए देखते हैं कि एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में क्या करना है, एनिमल को क्लासिफाई करना है। मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना है। किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स को क्लासिफाई करना है, और एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाई गई है। एंड द क्राइटेरिया which is used in the classification of animals are known as basis of classification according to your NCERT। क्या है बेसिस, किस बेसिस पर हम एनिमल को क्लासीफाई करेंगे, बात आएगी ना। ठीक है, कर लेते हैं, बट किस बेसिस पर, तो आप पढ़िए। हैबिट पहला, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लिखते भी चलेंगे, देखते भी चलेंगे। फर्स्ट बेसिस है हैबिट एंड हैबिटेट। सेकेंड, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, बॉडी प्लान। फोर्थ, बॉडी प्लान का ही एक पार्ट होता है ये, प्रोटोस्टोमेट्स एंड ड्यूटेरोस्टोमेट्स। फिफ्थ, सिमेट्री। सिक्स्थ, जर्म लेयर्स। 7, बॉडी वॉल। 8, सीलोम। 9, सेगमेंटेशन। 10, सीफेलाइजेशन। 11, अपेंडेजेज। हो सकता है इसके नीचे आपको दिखाई न दे, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फिर डिटेल में ऊपर लिखेंगे तो आप लिख लीजिएगा। अपेंडेजेज, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, एंड लास्ट डेवलपमेंट। और इसके भी लास्ट में एग्जाम्पल्स ऑफ ईच फाइलम। आप सोच रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे देखिए, आप याद करो थोड़ा सा, हम लोग एक हैबिटेट को ले लेते हैं। देखिए, ये हैबिटेट हो गया। हैबिटेट का मतलब हुआ प्लेस, ठीक है ना। जिस प्लेस पर कोई जीव रहता है, उस प्लेस को, उस जीव का हैबिटेट कहा जाता है। अब यहाँ पर A, B, C, D, E
फिर एफ, जी, इतने तरह के जीव हैं और इन जीवों को इनके सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर के आधार पर, सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर के आधार पर एक ग्रुप में, इसको दूसरे ग्रुप में, इसको तीसरे ग्रुप में हमें क्या करना है तो क्लासीफाई कर देना है। क्या कर देना है? क्लासिफिकेशन करना है इसका, क्लासीफाई, ठीक है ना, करना है। किसको क्लासीफाई करना है? तो इन सब ऑर्गेनिजम्स को। तो आप देखेंगे तो ये ग्रुप फर्स्ट हो जाएगा, ये ग्रुप सेकंड हो जाएगा और ये ग्रुप थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस हैबिटेट पर, ये ए बी सी को हमने एक ग्रुप में रखा क्योंकि तीनों के अंदर सिमिलैरिटी थी, एक दूसरे से मैक्सिमम कैरेक्टर में मैच कर रहे थे और डी और ई आपस में मैच कर रहे थे, एफ और जी आपस में मैच कर रहे थे। तो ऐसे वे सभी जीव जिनके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर सिमिलर हो उनको एक ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। लेकिन मेरे शब्दों पर आप जरा जाइएगा, मोस्ट ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर्स, और जिस कैरेक्टर के बेस पर हम उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं वही कैरेक्टर तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हुआ? तो दो शब्दों में डिफाइन किया गया। एक तो इसको बोला गया कि ये क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया है, ठीक है ना, क्राइटेरिया है। और दूसरा मैंने बोला कि क्लासिफिकेशन के लिए जो कैरेक्टर्स हम यूज़ करेंगे, कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे कि हमें इस ग्रुप के बीच में किसका अंतर रखना है, तो हैबिटेट का अंतर रखना है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अंतर रखना है। द कैरेक्टर्स विच आर यूज टू क्लासीफाई द एनिमल्स की बात करना है। द कैरेक्टर्स विच आर यूज टू क्लासीफाई द एनिमल्स आर नोन एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। या फिर और थोड़ा टेक्निकल बोल दीजिए, the criteria through which animals are classified into the different groups, then the criteria is known as basis of classification। आप एक बार इसको ध्यान से लिख लीजिएगा। फर्स्ट हैबिट एंड हैबिटेट के बेस पर क्लासीफाई करेंगे एनिमल्स को। सेकेंड को आप देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर। थर्ड बॉडी प्लान के बेस पर। बॉडी प्लान का ही एक पार्ट है प्रोटोस्टोमेट्स एंड ड्यूटेरोस्टोमेट्स। नेक्स्ट सिमेट्री के आधार पर। नेक्स्ट जर्म लेयर के आधार पर। नेक्स्ट बॉडी वॉल के आधार पर, सीलोम के आधार पर, सेगमेंटेशन के बेस पर, सिफेलाइजेशन के बेस पर, अपेंडेजेस के बेस पर, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के बेस पर, फर्टिलाइजेशन के बेस पर और डेवलपमेंट के बेस पर। ये हमें क्राइटेरिया, यही क्राइटेरिया हमें डिस्कस करनी है। चलिए मैं आपको इस एनिमेलिया में एनिमल के क्लासिफिकेशन की सारी क्राइटेरिया को डिस्कस करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं एनिमल्स को या एक तरह से कहे एनिमेलिया को डिवाइड करना शुरू करता हूँ, क्लासीफाई करना शुरू करता हूँ। लेकिन अभी आपको हम इधर की तरफ नहीं ले जाएंगे। अभी कुछ जनरल क्लासिफिकेशन है जो मेडिकल में है, आपके नीट में तो नहीं है, सॉरी एकेडमिक तो नहीं है, लेकिन नीट के पार्ट सिलेबस में है जनरल क्लासिफिकेशन। अब चलिए इस एनिमल को दो ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। जनरल आप पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके लिखते चल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। एनिमल को दो अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई किया जाता है। अभी कौन कौन सा होता है भाई? तो फर्स्ट नॉन कार्डेट्स एंड सेकेंड कार्डेट्स, ठीक है ना। जैसे जनरली हम लोग बोलते नहीं है कि कुछ एनिमल्स नॉन कार्डेट्स हैं और कुछ क्या है कार्डेट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्लासिफिकेशन
in animal, we found that the animals are largely classified in two categories, non-cardates and cardates. अब ये है क्या? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोई भी एनिमल की बॉडी को अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए एक जनरल डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको, इस एनिमल की बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ठीक है ना, जिसको हम लोग नोटोकार्ड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नोटोकार्ड। ये नोटोकार्ड हो गया। बाकी स्ट्रक्चर होगा, आपको सिर्फ एक कैरेक्टर पर फोकस करना है, नोटोकार्ड पर। तो हर वह एनिमल जिसमें ये नोटोकार्ड प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा? कार्डेट्स। लेकिन आप इधर जरा देखिए ध्यान से, इधर भी हम सेम स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर यही नोटोकार्ड नहीं है, तो वे सभी एनिमल्स जिसमें नोटोकार्ड एब्सेंट होता है वो क्या कहलाते हैं? नॉन कार्डेट्स। और वे सभी एनिमल्स जिसके अंदर नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डेट्स कहते हैं। कार्डेट्स में कौन कौन आता है? तो आप देखिए ना, इसमें पहला आता है यूरोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा। दूसरा आता है सीफेलोकार्डेटा। घबराइएगा नहीं, ये नाम बहुत बार आएगा इसलिए ये सब रट जाएगा। पहला यूरोकार्डेटा, दूसरा क्या होगा? सीफेलोकार्डेटा। ये कौन है? तो आंसर है कि ये कार्डेट्स हैं। तीसरा इसमें वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा ये आ गए किस में? तो कार्डेटा में। अब इस वर्टिब्रेटा में फिशेज आएंगी। कौन कौन आएगा? फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स सब आ जाएंगे। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स ये वर्टिब्रेटा के पार्ट होते हैं। आपको याद रखना है ये, तो याद रख सकते हैं। तो वे सभी एनिमल्स जिसके अंदर नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा? कार्डेट्स कहलाएगा। और कार्डेट्स में कितने एग्जाम्पल हैं? 3, यूरोकार्डेट्स, सीफेलोकार्डेट्स और वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स इंक्लूड फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। जिसमें ये नोटोकार्ड नहीं है, ये नोटोकार्ड नहीं है, तो वो क्या कहलाया? नॉन कार्डेट्स। मतलब हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर कि क्या होगा भाई? तो नोटोकार्ड, नोटोकार्ड एब्सेंट, नोटोकार्ड एब्सेंट। कभी कभी स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि नोटोकार्ड है क्या? तो आप ऐसे समझिए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है नोटोकार्ड, तो शायद से आपको समझ में आ जाए। सिंगल, एक, अनजॉइंटेड, अनजॉइंटेड मतलब जिसमें जोड़ नहीं है, रॉड लाइक, सिंगल, अनजॉइंटेड, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर made up of vacuolated cells present on the dorsal side, present on the dorsal side of cardates is known as notocard. एक ही होता है, सिंगल, एक, अनजॉइंटेड जो जुड़ा नहीं है, रॉड लाइक है, मेड अप ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स, ये वैक्यूलेटेड सेल से बना है, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड, ऊपर कौन सा साइड है? डॉर्सल है, डॉर्सल साइड ऑफ ए किसका? कार्डेट इज नोन एज नोटोकार्ड। और अभी भी जिसको क्लियर नहीं है तो आप ऐसे समझिए, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप हुआ, आगे फ्यूचर में चल करके इसका इंटीरियर पार्ट, ये वाला भाग, ये वाला भाग देखिए, यही है, फ्यूचर में जा करके ये इंटीरियर पार्ट ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? ब्रेन में। और पीछे वाला भाग स्पाइनल कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि वह स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज से डेवलप हो रहा था और बाद में चल करके आगे वाला हिस्सा क्या बनाया? ब्रेन। और पीछे वाला हिस्सा क्या बनाया? स्पाइनल कार्ड।
तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जिस स्ट्रक्चर से बना है, एम्ब्रियनिक स्ट्रक्चर से, उसी का तो नाम है नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड कैसा है? सिंगल है, रॉड लाइक है, अनजॉइंटेड है, वैक्यूलेटेड सेल से बना है, एंटीरियरली ब्रेन में और पोस्टीरियरली स्पाइनल कार्ड में डिफ्रेंशिएट होगा, बॉडी के डार्सल साइड पर प्रेजेंट होगा, उसका नाम क्या होगा? नोटोकार्ड। और जिसमें नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन कार्डेट्स। चलिए इसका एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, इसका एग्जाम्पल सुनिए। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब स्पंजेज, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, निमेथेलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकार्डेटा। तो पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक, इकाइनोडर्मेटा तक, और इससे लेकर के हेमिकार्डेटा तक, हेमिकार्डेटा तक। पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा से हेमिकार्डेटा तक के जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब के सब क्या हैं? नॉन कार्डेट्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि एकदम बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एनिमेलिया को दो भाग में डिवाइड किया गया है, नॉन कार्डेट्स एंड कार्डेट्स। नॉन कार्डेट्स का मतलब दोज एनिमल्स इन विच नोटोकार्ड इज एब्सेंट, एंड कार्डेट्स मीन्स दोज एनिमल इन विच नोटोकार्ड इज प्रेजेंट। The animals including Urocardata, Cephalocardata and Vertebrata are placed in Chordata, and the animals including Porifera to Echinodermata then to Hemichordata are included in non-chordates. Clear? चलिए अब आगे आपको हम इसके डिस्कस करते हैं कि क्या इसका क्लासिफिकेशन कुछ और भी हो सकता है। ये तो आप समझ गए हैं कि एनिमल को हमें क्लासीफाई करना है, तो क्राइटेरिया हमने डिसाइड की, और वह क्राइटेरिया जो एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए होगी उसका नाम क्या होगा? बेसिस। या वह कैरेक्टर्स जो क्लासीफाई करने में यूज होंगे उसका नाम क्या होगा? बेसिस। अब इसको भी मैं हटाता हूँ। पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपको समझा दिया, जिससे कि कभी कोई पूछे तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि क्या होता है कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में अंतर। अब आइए हम सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, सेकेंड क्लासिफिकेशन दिखा देते हैं आपको। इसी एनिमेलिया को फिर हम लोग दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ये सेकेंड क्लासिफिकेशन कह रहा है, कौन कौन सा? तो आंसर है, एक का नाम इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, और दूसरे का नाम वर्टिब्रेट्स। ठीक है ना? इस पूरे एनिमेलिया को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया, फर्स्ट इनवर्टिब्रेट्स का और दूसरा वर्टिब्रेट्स का। अब यहाँ पर बात आएगी कि ये किसका नाम हो गया। बार बार नाम सुनते हैं आप, कार्डेट्स, नॉन कार्डेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम बार बार सुनते हैं, समझते हैं। वो रियल में हमारे एनिमल किंगडम एकदम की कॉन्सेप्ट है। एक पेशेंस बना के रखना है। डॉक्टर हमेशा पेशेंस बना करके ही रखता है। वही चीज़ इसकी पढ़ाई में, बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है, छोटा है, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ मेंटेन होना चाहिए। अगर आप एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, तो यदि पढ़ रहे हैं तो 100% आपको याद होना चाहिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, दूसरा टॉपिक पढ़ लीजिए। ऐसा कभी नहीं हो मेडिकल के लिए कि आधा इसको भी पढ़ लिया, आधा उसको भी पढ़ लिया, आधा उसको भी, तब कभी कुछ नहीं हो सकता। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मेडिकल में आते हैं, और सफिशियंट है 80%। अगर मेरा 80% सिलेबस हमने कवर किया, 75% कवर किया, लेकिन जो 75% हुआ वो 100% कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे आंसर आप दे सकते हैं।
तो इस एनिमेलिया के दो पार्ट हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। तो आप सुनिए, यहाँ पर मैं वर्टिब्रेट्स को सेम उसी तरह से दिखाता हूँ जैसे मैंने दिखाने की कोशिश किया था कि आपको आसान रहेगा सेम डायग्राम बनाना भी। ये एनिमल है, ये इसका डार्सल साइड, ये कौन सा साइड, अगर मैं कहूँ तो ये डार्सल साइड, ठीक है ना, याद रखिएगा। नीचे वाला वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल। ये कौन सा, तो आंसर है ये एंटीरियर। ये कौन सा, तो आंसर है पोस्टीरियर। डार्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर। एमबीबीएस में आपको डायरेक्शन बताया जाएगा क्योंकि वहाँ पर बॉडी को कट करना होता है तो डायरेक्शन याद रहना चाहिए। मैं खड़ा हूँ, मुझे आप दिखिए, मेरे सामने वाला हिस्सा वेंट्रल है, ये सामने जिसमें कि आपको फेस दिखेगा, आईज दिखेंगी, नोज़ दिखेगा। सामने जो है ये क्या है, वेंट्रल, वेंट्रल। पीछे, पीछे जाएंगे डार्सल। ऊपर हेड के साइड में आएंगे एंटीरियर, लिम्ब के साइड में आएंगे, नीचे लेग के साइड में पोस्टीरियर। और ये साइड लेटरल होता है, ये लेटरल होता है। ये लेटरल हो गया, वेंट्रल हो गया, डार्सल हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया। अब सुनिए, हम इनवर्टिब्रेट्स पहले नहीं बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, वर्टिब्रेट्स को। ये जो वर्टिब्रेट्स है ना, इस वर्टिब्रेट्स में एक स्ट्रक्चर है ऐसा, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको ब्रेन का हिस्सा मान लीजिए। अब यहाँ सुनिएगा, जो अभी मैं बना रहा हूँ वह स्ट्रक्चर आप लोगों में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये वर्टिब्रल कॉलम का है। किसका है भाई, वर्टिब्रल कॉलम। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये अगर हिस्सा हम निकाल दें ऐसे, ये वाला ब्रेन का, तो इसके पीछे जाइएगा, पीछे वाला स्ट्रक्चर ये क्या कहता है। हम क्यों ये रेड बनाए हैं तो आपको पता होगा कि ये स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ये डॉट लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। अब अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। हर वह एनिमल, सभी वे एनिमल्स जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, वर्टिब्रेट्स। और किसी ने पूछा कि वर्टिब्रल कॉलम बॉडी के किस सरफेस पर है, तो आंसर क्या होगा, डार्सल। कहाँ से कहाँ तक है, तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ऑन विच सरफेस, ऑन डार्सल सरफेस। फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। ठीक है ना। तो द एनिमल इन विच वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट नोन एज वर्टिब्रेट्स। और हम यहाँ पर एक डायग्राम और बना दें, आप देखिए, सेम स्ट्रक्चर लेकर के चलता हूँ। ये इस एनिमल में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बाकी न्यूरल कार्ड तो होगा, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं होगा। ये क्या होगा बाद में देख लेंगे हम लोग। इसके अंदर क्या हुआ, तो आंसर है नो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, वर्टिब्रेट्स। और जिसमें ये वर्टिब्रल कॉलम मतलब वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो क्या कहलाएगा, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। अब सुनिए वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं, तो इसका एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा हम लोगों को। पहला साइक्लोस्टोमेट्स, थोड़ा सा अंतर है कार्डेट और नॉन कार्डेट से। साइक्लोस्टोमेट्स, इसमें मिक्सिन, पेट्रोमाइजान, ये दो एनिमल्स आएंगे। दूसरा साइक्लोस्टोमेट्स के बाद हम चल रहे हैं, साइक्लोस्टोमेट्स के बाद दूसरा आता है जिसको वर्टिब्रेट्स में रखा जाता है, वो होती हैं पाइसेज मतलब फीसेज। तीसरा एम्फीबियंस, ठीक है ना। चौथा रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट बर्ड्स एंड नेक्स्ट मैमल्स।
नेक्स्ट मैमल्स। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वर्टिब्रेट्स कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा अंतर मिला आपको। आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग कार्डेट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर यूरोकार्डेटा भी था, सिफेलोकार्डेटा भी था, लेकिन उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। और वर्टिब्रल कॉलम ना, कार्डेट तो है बट वो वर्टिब्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। अकार्डेट क्यों है? क्योंकि उसमें नोटोकार्ड है। तो इसमें साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और इसमें आ जाइए, फिर वही कंडीशन लेके चलिएगा जो आपने लिखा था। अगर नहीं ज़्यादा याद करना है तो आप बस उतना याद कर जाइएगा पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा, अब फिर यहाँ से हेमिकार्डेटा, ठीक है ना। और याद करना चाहेंगे तो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा भारी हो जाएगा, आप छोड़ दीजिए उसको। आप सिर्फ पहला वाला एग्जाम्पल याद करिएगा कि पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा एंड देन हेमिकार्डेटा, दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स। और साइक्लोस्टोमेटा से लेके मैमल्स तक ये क्या कहलाएंगे? वर्टिब्रेट्स। हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन भी पढ़े। ये एनिमल के क्लासिफिकेशन की कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको कि मैं आपको डिस्कस करते हुए बता रहा हूँ। क्लियर? एग्जाम्पल हो गया? ओके। अब आइए हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस सब को मिटा देता हूं। और फिर हम आगे आ जाएंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर। हम लोग तीसरे क्लासिफिकेशन की तरफ आ गए, थर्ड। और हम लोगों ने ये देखा था कि एनिमेलिया में एक बड़ा सा ग्रुप आया हुआ था जीवों का, जिसको बोला गया था वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। अब इसको आप समझिए, वर्टिब्रेट्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन। और ये आपको फिर से रिपीट कर दें कि मैं वो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ जो नीट के सिलेबस का पार्ट है। एक को बोला जाता है ए क्रेनिएटा, और दूसरे को बोला जाता है क्रेनिएटा। दूसरे का नाम है क्रेनिएटा। एनिमेलिया में एक ग्रुप कौन सा है? वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा मीन्स जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। और इसको फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा के रूप में। ये दोनों हैं क्या? चलिए मैं आपको कुछ इस तरह समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक ये एनिमल है जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर तो आप लोग समझ ही रहे थे वर्टिब्रल कॉलम का। ध्यान से देखना है इसको, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। जितने भी एनिमल्स हैं, इसके अंदर की तरफ क्या होगा? तो इसके अंदर की तरफ ब्रेन होगा और ये स्पाइनल कार्ड होगा, ऐसा। ब्रेन के बाहर देखिए, ये ब्रेन है, इसको मैं लिख देता हूँ ब्रेन, ठीक है ना। इस ब्रेन के बाहर रेड कलर में आप देखिए एक कवरिंग है, जिस कवरिंग को हम लोग क्रेनियम कहते हैं। इसका नाम क्या होता है? क्रेनियम। ये बोन से बना हुआ पार्ट होता है।
इसको हम लोग ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स। यही वाला स्ट्रक्चर है। ध्यान समझ में आ रहा है? ब्रेन है और ब्रेन के बाहर क्या है? तो कवरिंग है, और इस कवरिंग का नाम क्रेनियम है, या इसका नाम क्या? ब्रेन बॉक्स। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर देख लीजिए आप लोग। एक एनिमल यह भी है, ये क्या है भाई? तो आंसर है इसका ब्रेन है, और ये क्या है? तो इसका स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड। आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा है दोनों डायग्राम को देखने के बाद? इन दोनों डायग्राम को ध्यान से देखिए, और अगर आपको अंतर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कि आपने एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा में डिफरेंशिएशन कर लिया। ये वर्टिब्रेट्स हैं, ध्यान रखना है। क्या है? वर्टिब्रेट्स। मतलब हम इसको इधर की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, उतना डेवलप तो नहीं होता, बट है। अंतर क्या है? अंतर सामने है कि वे सभी एनिमल्स, इसमें देखिएगा, वे सभी एनिमल जिनमें ब्रेन के बाहर क्रेनियम अर्थात ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं? क्रेनिएट्स। क्या कहलाएंगे? क्रेनिएट्स। दोज एनिमल्स इन विच ब्रेन बॉक्स इज प्रेजेंट, क्रेनियम इज प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन। ब्रेन के चारों तरफ क्या प्रेजेंट हो गया? क्रेनियम। दे आर नोन एज क्रेनिएटा। कौन कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखिए, इसमें एग्जाम्पल पाइसेस, इसमें एग्जाम्पल एम्फीबियंस, इसमें एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, इसमें एग्जाम्पल बर्ड्स, और इसमें एग्जाम्पल कौन सा? मैमल्स। साइक्लोस्टोमेटा भी आएगा इसमें। कौन आएगा? साइक्लोस्टोमेटा। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि दोज एनिमल्स इन विच क्रेनियम इज प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन, ब्रेन बॉक्स इज प्रेजेंट, देन दे आर कॉल्ड एज क्रेनिएटा। एंड दोज इन विच ब्रेन बॉक्स इज एब्सेंट, जिसमें ब्रेन बॉक्स है ही नहीं, सीधा सीधा ब्रेन है, मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, कोई बोन की कवरिंग नहीं है, उसका नाम क्या होगा? एक्रेनिएटा। कौन कौन से एक्रेनिएट्स हैं? तो यहां आप लिख सकते हैं ना कि नो ब्रेन बॉक्स, नो ब्रेन बॉक्स नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है यूरोकार्डेटा एंड सीफेलोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा एंड सीफेलोकार्डेटा। ठीक है, ये हुआ। और क्रेनिएटा में कौन सा एग्जाम्पल है? पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और यहाँ एग्जाम्पल है यूरोकार्डेटा और सीफेलोकार्डेटा, क्योंकि इनमें ब्रेन तो होता है, ब्रेन के बाहर की कवरिंग ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया तीसरा क्लासिफिकेशन। अब आइए हम चौथे क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। फोर्थ क्लासिफिकेशन, फोर्थ सेम प्रोसेस लेकर के चलना है। एनिमेलिया, वर्टिब्रेटा, और इस वर्टिब्रेटा को फोर्थ क्लासिफिकेशन के बेस पर डिवाइड किया गया है एनामनियोट्स, एनामनियोट्स और एमनियोट्स। एमनियोट्स, एनामनियोट, ANAMNIOT
NIOTES, एनामनियोट्स। और दूसरे वाले को देखिए एमनियोट्स, AMNIOTES, एमनियोट्स। ये कौन से एनिमल्स हैं जिसको एनामनियोट्स बोलते हैं और एक को बोलते हैं एमनियोट्स? चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक स्ट्रक्चर। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। यह फैलोपियन ट्यूब है, ये वाली, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये यूट्रस है, ये सर्वाइक्स है, और ये वेजाइना है। एक जनरल डायग्राम समझा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि यूट्रस की जो एक लाइनिंग होती है जिसको इंडोमेट्रियम कहा जाता है, ऐसे यहीं पर प्लेसेंटा बनता है और यहाँ से एक अम्बिलिकल कार्ड निकलता है। देखिए आप, थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ क्योंकि समझाना भी तो है। यह ह्यूमन का फीटस है। फीटस मतलब इम्ब्रियो, फीटस का मतलब इम्ब्रियो। अब क्या समझना है आपको? समझना यह है कि ऐसे हुए सभी एनिमल्स जिसमें प्रेगनेंसी के समय जो इम्ब्रियो बनता है, उस इम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस इम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रेड कलर में बना रहे हैं। सभी के नाम जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बाद में आएगा, लेसन देखा जाएगा। अभी ये ब्लैक कलर में जो है वो इम्ब्रियो है, और जो रेड कलर में हमने आपको 4 बनाया है ना, एक ये, दो अंदर की तरफ देखिए, 2 बाहर, 4 है, टोटल 4 होता है। इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आप पूछेंगे कि एक्स्ट्रा क्यों है, तो ये इम्ब्रियो के बाहर है ना, इम्ब्रियो के अंदर तो है नहीं, तो इम्ब्रियो के बाहर है ये कवरिंग, तो इसका नाम क्या हो गया? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और अब मैं इसी डायग्राम को यहाँ आपको समझा दूँ, या आप डायग्राम क्यों बनाएं इसी पर समझने की कोशिश करिएगा कि एक ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसमें कि प्रेगनेंसी के समय जो उस मदर में इम्ब्रियो बनता है, इस इम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की तरफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, तो मैं नाम लिख देता हूँ। एक एमनियान होती है, एक कोरियान होती है, एक एलेंटोइस होता है, और एक योक सैक होता है, योक सैक। मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, इन सब नामों को आपको जस्ट फॉर नॉलेज, केवल नॉलेज के लिए बता रहे हैं। हम इसको डिटेल में, ये 12th के सिलेबस में आता है, अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नए स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी नया वर्ड आता है तो उसको जानने की इच्छा रखता है। सच भी है, जानना भी चाहिए, बट आपको टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में, पूरा एक लेसन ही है इस पूरे रिप्रोडक्शन का, इसलिए ऐसा नहीं सोचना है कि अभी हम आपको डिटेल नहीं समझा रहे हैं तो आगे नहीं समझाएंगे। यहाँ मुझे केवल आपको बताना सिर्फ ये है कि ये कवरिंग है कि नहीं, और आपको भी यही याद रखना है। थोड़े थोड़े
कभी भी प्रिपरेशन में क्या होता है, एक साथ एक झटके में सब जानने की कोशिश करेंगे, मिक्सअप होता जाएगा ब्रेन में। हमारे ब्रेन का छोटा सा एक हिस्सा होता है हिप्पोकैम्पल लोब और एमाइग्डाला, उसको एक एक करके इन्फॉर्मेशन जब आने देंगे तो बहुत सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ स्टोर होता जाएगा। एक साथ सारी चीज़ों को जान जाएंगे, दिक्कत करेगा। तो हम लोग वर्टिब्रेट्स से क्लासिफिकेशन में आए हैं एमनियोट्स और एनामनियोट्स। एमनियोट्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे वे एनिमल्स जिस एनिमल में एम्ब्रियो के बाहर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योक सैक पाया जाता है। क्या होता है? पाया जाता है। द एनिमल इन विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आउटसाइड द एम्ब्रियो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो इज नोन एज एमनियोट्स। तो जिसमें ये मेम्ब्रेन पाई गई उसका नाम क्या हो गया? एमनियोट्स। एंड दोज इन विच नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं है, दे आर कॉल्ड एज क्या चीज़? एनामनियोट्स। तो हर वह एनिमल जिसके अंदर की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसका नाम एमनियोट्स होगा, और नहीं होगी तो उसका नाम क्या होगा? एनामनियोट्स। क्लियर है? एनामनियोट्स नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियोट्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन is present, that is enough. How many extra embryonic membrane? 4 types: amnion, chorion, allantois, yolk sac. अब आइए क्वेश्चन के रूप में देखते हैं इसको। हम लोग मेडिकल में जो क्वेश्चन आता है कि कौन सा एनिमल एनामनियोट्स होता है, यू शुड रिमेंबर दिस एनामनियोट्स एंड एमनियोट्स आर द 2 different sections of vertebrates. So your example only based on the members of vertebrates. क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स भी उठा लीजिएगा तो वो सब के सब एनामनियोट्स में आ जाएंगे, लेकिन आपको याद रखना है वहाँ से एग्जाम्पल नहीं उठाना है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल किसका उठाना है? वर्टिब्रेट्स का। तो वर्टिब्रेट्स में कुछ में नहीं पाई जाती है और कुछ में पाई जाती है। तो कौन कौन ऐसा एनिमल है जिसमें कि ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होगी? ठीक है ना? तो सुनिए, एनामनियोट्स में फीसेस और एम्फीबियंस आते हैं। कौन आता है? फीसेस एंड एम्फीबियंस। याद रहेगा आपको क्या? एनामनियोट्स इन विच नो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर द पाइसेस एज वेल एज एम्फीबियंस। इन 2 को छोड़ दीजिए तो 3 मेंबर बचता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, दे आर कॉल्ड एज एमनियोट्स। तो एमनियोट्स का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, दे आर कॉल्ड एज एमनियोट्स, जिसके अंदर की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन के इस फॉर्मेट्स को, जिसको कि मैंने आपको दिखाया। और ये बेसिकली आपको याद रखना है, इसमें कोई भी कोताही नहीं चलेगी कि आप इसको ना याद करें। और एक प्रॉब्लम जो आप लोगों के साथ देख रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन आवर के समय, क्वेश्चन आवर आप जानते ही होंगे, हमारा एक स्पेसिफिक टर्म पॉइंट चलता है क्वेश्चन आवर का, 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट का। कुछ स्टूडेंट्स आंसर देने की कोशिश करते हैं और 1, 2, 3 क्वेश्चन देने के बाद से बीच में गैप कर जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट बेहतरीन है, एक्सीलेंट है, जो शुरू से लेकर लास्ट तक आंसर देते रहते हैं। और शुरू से अंत तक आंसर देने वाले का मैंने ऑब्जर्व किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन उनका सही होता है। और जो बीच बीच में गैप करते हैं, तो देखिए, एक तो वो गैप भी कर रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं क्वेश्चन का आंसर, और उनके आंसर्स 50% गलत होते हैं। लेकिन एक खुशी ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स
सही आंसर देते हैं और पूरा आंसर देते हैं जितना भी होता है। कभी किसी को टाइप वाइप में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो बाद में खुद ही करेक्ट करके भेजता है, एंड दैट्स ए गुड थिंग। मेरे सभी स्टूडेंट जो इस तरह का काम करते हैं, रास्ता साफ है डॉक्टर बनने वाला एकदम। आइए अब हम लोग जिस एनिमल के क्लासिफिकेशन की बात की है उस एनिमल के क्लासिफिकेशन में ही आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग बेसिस उस क्राइटेरिया के बारे में अब डिस्कस करना शुरू करेंगे जिस क्राइटेरिया को हमें डिस्कस करना है। तो अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की एक एक क्राइटेरिया को डिस्कस करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या दिया गया है, तो पहला मुझे एनिमल को क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बेसिस होगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेसिस होगा, चलिए भाई, हैबिटेट्स। क्या होगा, हैबिटेट्स। हैबिटेट के बेस पर मुझे एनिमल्स को क्लासीफाई करना है। द प्लेस वेयर द एनिमल्स आर प्रेजेंट, वह जगह जहां एनिमल्स पाए जाते हैं। बहुत सीरियसली सुनिएगा क्योंकि इसमें जानते आप मैक्सिमम चीज़ों को है बट एक्यूरेट नहीं जानते, जिसको कि देना है आंसर आपको। हैबिटेट के बेस पर जो एनिमल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। होते तो टोटल 6 टाइप के हैं, बट हम आपको अपने सिलेबस पर ही अभी फोकस रखेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ों पर नहीं ले जाएंगे। एक एक्वेटिक एनिमल्स और एक टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं हैबिटेट के बेस पर, मतलब अपने प्लेस के बेस पर कि कौन सा एनिमल किस जगह पाया जाता है। तो वह प्लेस जहां पर एनिमल्स पाए जाते हैं उस प्लेस के बेस पर एनिमल दो तरह के हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नाम से ही स्पष्ट है कि ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आंसर होगा इन वाटर, पानी में। अगर वाटर में प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगा, एक्वेटिक। और अगर वह ऑन लैंड, धरती पर प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, टेरेस्ट्रियल बोलेंगे। अब यहीं से बात उठती है कि एक्वेटिक एनिमल कौन कौन से होते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक नाम करके समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट एक्वेटिक एनिमल, अभी इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप्स आएगा। पहले आप एक्वेटिक को देखिए, किसको देखिए, एक्वेटिक को लिख रहा हूँ। फर्स्ट इसमें जो होता है वह जूओप्लैंक्टन्स का होता है, जूओप्लैंक्टन्स। एक बात और यहीं पर क्लियर कर दूं, ये सब टर्म्स ऐसे आएंगे जो कि हो सकता है कि और भी दूसरे बॉटनी वाले सेक्शन में आपने पढ़ा हो, वहाँ जो सर ने बताया है आपको कॉन्सेप्ट वहाँ के लिए याद रखिएगा। यहाँ जब जूलॉजी में आंसर देना होगा तो थोड़ा ध्यान रखते हुए। ये जूओप्लैंक्टन्स क्या हैं, तो देखिए मैं आपको एक कैरेक्टर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाटर बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, ठीक है ना। और इस वाटर बॉडी पर कुछ एनिमल्स हैं जो एग्रीगेट्स हैं, इकट्ठे हैं। ये ध्यान दीजिए एकदम, बस केवल अभी समझ लीजिए, हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ये वाटर बॉडी है और यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल अकेले नहीं है, कैसे हैं, इकट्ठे हैं, ग्रुप में हैं। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एग्रीगेट्स। लिख दूँ मैं, एग्रीगेट्स मतलब इकट्ठा हुआ, एग्रीगेट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल का एक झुंड है, आप हमारे सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा, झुंड है, भीड़ है। और यह एनिमल इस वाटर बॉडी में वाटर जो करेंट है, वाटर करंट जिधर जाता है उधर ही इनका मूवमेंट होता है, मतलब ये अपना कोई काम नहीं करते।
the aggregates of animals, they passively float, ठीक है ना, on the surface, in the नहीं है, on the surface of water body, surface of water body। कुछ क्लियर होना चाहिए आपको। जूओप्लैंक्टन्स कभी भी सिंगल नहीं हो सकता, ये हमेशा ग्रुप में पाया जाएगा और वाटर के सरफेस पर रहेगा, वाटर के सरफेस पर रहेगा और वाटर करंट के अकॉर्डिंग, वाटर करंट के अकॉर्डिंग मतलब वाटर करंट इधर जा रहा है तो वो उधर मूवमेंट करेंगे, ठीक है, और वाटर करंट अगर इधर आ रहा है तो इधर मूवमेंट करेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर करंट इनका मूवमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पानी की धारा इधर बह रही है वो इधर मूवमेंट करते रहो ना। क्यों? क्योंकि एक्टिव मूवमेंट इसमें नहीं है। कैसा मूवमेंट है? पैसिवली फ्लोट। तो दो तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन बड़ा बारीकी से पूछ करके निकल जाता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि एग्रीगेट्स ऑफ एनिमल्स नॉट सॉलिटरी पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी कॉल्ड एज जूओप्लैंक्टन्स, कॉल्ड एज जूओप्लैंक्टन्स। इसका मूवमेंट करंट के अकॉर्डिंग होगा। जिधर करंट बहेगी उधर ये मूवमेंट करेंगे, जिधर नहीं बहेगी उधर मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कभी भी एक्टिव स्विमर नहीं होते। दे आर द जूओप्लैंक्टन्स, ठीक है ना। तो जूओप्लैंक्टन्स में कौन कौन सा मेंबर्स आएगा? तो मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन्स, प्रोटिस्ट, स्मॉल क्रस्टेशियंस, इसका एग्जाम्पल लिख दें। जूओप्लैंक्टन्स में मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोअन, द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है ना। स्मॉल क्रस्टेशियंस, CRUSTACEANS, स्मॉल क्रस्टेशियंस। लार्वा ऑफ एम्फीबियंस। तो अब देखिए ना, प्रोटोजोअन्स भी आएंगे, प्रोटिस्टा भी आएगा, स्मॉल क्रस्टेशियंस आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा के वे एनिमल्स जो पानी में पाए जाते हैं उनका नाम क्रस्टेशियंस होता है। एंड लार्वी ऑफ एम्फीबियंस, दे ऑल आर जूओप्लैंक्टन्स। इसमें कुछ नाम रोटीफर्स का भी आता है, वो आप बॉटनी में पढ़े होंगे। तो रोटीफर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तो दोज एनिमल्स हु आर प्रेजेंट इन एग्रीगेट एग्रीगेशन and passively float on the surface of water, they are called as zooplankton. Example: protozoans, protista, small crustaceans and larvae of amphibians. चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ चलता हूँ, अब इसको हटा देते हैं। अब ये मत सोचिए कि मैं फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में आपको कुछ बताऊंगा ना, बिल्कुल नहीं। फाइटो बॉटनी की स्टडी है, वहाँ आप पढ़े हैं। अब दूसरा नाम आता है, सेकेंड नाम आता है जिसको हम लोग नेक्टान्स कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नेक्टॉन्स, नेक्टॉन्स। क्लियर? एक जूओप्लैंक्टन हो गया और एक क्या हो गया? नेक्टॉन्स। अब सोचिए नेक्टॉन्स किसे कहेंगे? इसके लिए भी मैं आपको इस वाटर बॉडी के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाटर बॉडी है, आप समझ सकते हैं। ये वाटर बॉडी समझने की केवल है, ऐसा कुछ थोड़ा ही है कि वाटर बॉडी बनाया ही गया है। ये वाटर बॉडी है और यहाँ पर कुछ एग्रीगेट्स ऑफ एनिमल्स हैं ऐसे। यहाँ भी वही कंडीशन से भाई, यहाँ भी अकेला एनिमल नहीं है। ये भी कैसा है? तो आंसर देखिए ना, दे आर द एग्रीगेट्स ऑफ एनिमल्स, एग्रीगेट्स ऑफ एनिमल्स
एग्रीगेट्स ऑफ एनिमल्स। बट अब इसमें ध्यान देंगे तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, चलने वाला अंग है, तैरने के लिए स्विमिंग का ऑर्गन है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, एग्रीगेट्स ऑफ एनिमल्स एक्टिवली स्विमिंग। और फिर वहीं कहाँ पर, तो ऑन द सरफेस, डीप में नहीं जाना है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। तो हम ऐसे एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं जो एनिमल ग्रुप में है, वाटर के सरफेस पर वह एक्टिवली स्विमिंग करता है। एक्टिवली, पहला वाला पैसिवली था, ये पैसिवली था, ये कैसा हो गया, एक्टिवली स्विमिंग करता है, उसका नाम क्या होगा, नेक्टान्स। और इनका मूवमेंट जो होगा वह इंडिपेंडेंट, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट टू वाटर करेंट, वाटर करंट के इंडिपेंडेंट होगा। मतलब वाटर करंट चाहे जिधर से भी जाए, उनका मूवमेंट अपनी डायरेक्शन में डिसाइडेड है। अगर मान लीजिए वाटर करंट इधर से ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो वो उल्टा भी मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मूवमेंट वाटर करंट के अकॉर्डिंग नहीं है, इंडिपेंडेंट टू द वाटर करंट है। तो वो भी एग्रीगेट्स की केस में है, ठीक है। लेकिन ये एक्टिवली स्विमर हैं तो उनका नाम क्या हो गया, नेक्टान्स हो गया। अब इस नेक्टान में कौन आएगा, प्रश्न तो आएगा ना कि नेक्टान्स में कौन आएगा। तो इसमें आएंगी शार्क, शार्क मछलियाँ, नाम सुने होंगे, और बोनी फिशेज, बोनी फिशेज। तो शार्क और बोनी फिशेज दोनों आपको पढ़ना है। ये कार्टिलेजिनस में आएगा, ये बोनी तो है ही, आपके सिलेबस में है। ये दोनों जूओप्लैंक्टन्स नहीं है, दे आर द नेक्टान्स बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द ग्रुप्स एंड एक्टिवली स्विम ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। तो बोनी फिशेस एंड शार्क आर द नेक्टान्स। दो नाम हो गया एक्वेटिक में। अब चलिए इसको भी मैं मिटाता हूं। अब अगर मैं आपसे आगे ये पूछूं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, तो आप सिमिलैरिटी देखिए ना, ये भी एक्वेटिक बॉडी वाटर बॉडी में, ये भी वाटर बॉडी में। डिसिमिलैरिटी तो आपको समझ में आ गया कि ये पैसिवली फ्लोट करेगा, ये एक्टिवली फ्लोट करेगा, ये अकॉर्डिंग टू वाटर करंट करेगा, ये इंडिपेंडेंट टू वाटर करंट करेगा। तो सिमिलैरिटी क्या है? तो आंसर है कि दोनों पानी में पाए जाते हैं और दोनों पानी की गहराई में नहीं, कहाँ पर, सरफेस पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर तीसरा नाम आ जाता है एक्वेटिक एनिमल्स का, जो हम अपने सिलेबस में यूज़ करते हैं, मेडिकल में बार बार पूछा गया है, पिलेजिक एनिमल्स। क्या हो जाता है, पिलेजिक एनिमल्स। इस पिलेजिक को भी मैं समझाऊं उसी तरह से आप समझिएगा जैसे आप पहले वाले में समझ रहे थे। ये वाटर बॉडी, यहाँ पर एनिमल्स का कुछ एग्रीगेशन है, यहाँ देखिए आप, सरफेस पर ही है, सरफेस पर ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाटर बॉडी के सरफेस पर है और ये है, तो ये कौन सा है, जूओप्लैंक्टन्स, ये क्या है, नेक्टान्स। और सभी एनिमल्स, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सब के सब, ऑल द एनिमल्स आइदर दे आर जूओप्लैंक्टन्स और दे आर नेक्टान्स इफ फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। सरफेस ऑफ वाटर बॉडी कहाँ होगा, तो प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, देन दे आर कॉल्ड एज पिलेजिक एनिमल्स। तो वो सभी एनिमल्स जो कि वाटर बॉडी के सरफेस पर पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पिलेजिक एनिमल्स कहते हैं। क्या बोला जाता है उसको, पिलेजिक एनिमल्स। अब उसमें वो
इसके अंतर्गत ये हो सकता है कि जूओप्लैंक्टन की कैटेगरी में हो, ये नेक्टान्स की कैटेगरी में हो, बट सरफेस पर पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है? सरफेस पर। तो हर वह एक्वेटिक एनिमल जो वाटर बॉडी के सरफेस पर पाया जाएगा उसका नाम क्या होगा? पिलेजिक एनिमल्स नाम होगा। क्या नाम होगा? पिलेजिक एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे एक बात तो यहाँ पर, चूँकि मेनली क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड होता है, इन्हीं 3 नामों पर, तो मैंने ये तो बता दिया, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि कुछ ऐसे भी तो एनिमल होंगे जो गहराई में पाए जाएंगे, और जो वाटर के डेप्थ में पाए जाते हैं उनको नेरिटिक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नेरिटिक एनिमल्स, ठीक है ना। नेरिटिक, लेकिन नेरिटिक के बारे में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए ज़रूरी है, ये मैक्सिमम 200 मीटर की डेप्थ तक पाए जाते हैं, 200 मीटर डेप्थ तक, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये सैलो वाटर बॉडी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सैलो, छिछला वाटर बॉडी, सैलो वाटर बॉडी। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स का ग्रुप है, जैसे लोटिक एनिमल्स, लेंटिक एनिमल्स, बेंथिक एनिमल्स, लिटोरल एनिमल, लिम्नेटिक एनिमल्स। दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब जैसे लोटिक हमने कहा तो रनिंग वाटर में पाए जाने वाले होंगे। क्या कहा? लोटिक मतलब रनिंग वाटर में, रिवर में। लेंटिक कह दिया तो इसका मतलब स्टिल वाटर में, पांड में, पूल्स में, लेक्स में। हमने लिटोरल कहा तो वाटर बॉडी के किनारे किनारे, एज पर पाए जाने वाले लिटोरल्स। हमने लिम्नेटिक कहा तो इन ओपन वाटर बॉडी, इन ओपन वाटर बॉडी ये लिम्नेटिक होता है। प्रोफंडल होते हैं एनिमल्स। प्रोफंडल का मतलब क्या हुआ? पानी में 20 मीटर्स की गहराई तक पाए जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, जहाँ तक लाइट सफिशिएंट पानी में पहुँच सके, ये प्रोफंडल होते हैं। कुछ बेंथिक एनिमल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यही एनिमल्स को ग्रुप देखिए आप, जो एनिमल ये जैसे वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी के बॉटम पर पाए जाएं, एकदम बिल्कुल बॉटम पर। तो अगर बॉटम पर पाया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेंथिक। क्या बोलते हैं? बेंथिक एनिमल्स। बहुत क्राइटेरिया है मेडिकल के लिए। धीरे धीरे करके मैं आपको फाइलम में अलग अलग बताता चलूँगा। यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्राइटेरिया के आधार पर कैसे एनिमल को क्लासीफाई किया गया। तो जो एग्रीगेट्स हैं, अब पैसिवली फ्लोट हैं वो जूओप्लैंक्टन्स, एग्रीगेट्स हैं एक्टिवली स्विमर हैं नेक्टान्स। जो 200 मीटर की गहराई पर सरफेस पर पाए गए पिलेजिक एनिमल्स, दोनों आ जाएंगे। जो 200 मीटर की गहराई तक पाए जाएं सैलो वाटर बॉडी में, उसका नाम क्या होगा? नेरिटिक एनिमल्स। जो बहते हुए जल में पाए जाएं उसको लोटिक एनिमल्स। जो ठहरे हुए जल में पाए जाएं उसको लेंटिक एनिमल्स। जो तालाब की 20 मीटर की गहराई जहां तक लाइट आता हो उसको प्रोफंडल एनिमल्स। जो पॉन्ड के बॉटम में पाया जाए, कहाँ पाया जाए? बॉटम में, उसका नाम क्या होगा? बेंथिक एनिमल्स। बेंथिक एनिमल्स कौन कौन सा होगा? अगर मैं कहूँ आपसे बेंथिक एनिमल्स, ठीक है ना, तो ये बेंथिक एनिमल्स कौन सा हो सकता है? तो आंसर जो है बेंथिक एनिमल्स स्पॉन्जेज होते हैं, स्पॉन्जेज होते हैं। इसमें स्टार फिश आता है जो कि एक इकाइनोडर्मेटा का मेंबर होता है। तो बेंथिक मतलब तालाब की गहराई। स्लग होते हैं, स्नेल्स होते हैं, स्लग, स्नेल्स, दे आर द बेंथिक एनिमल्स। बेंथोजोइक कहा जाता है इसको। तो ऐसा वह एनिमल जो बिल्कुल तालाब की गहराई में पाया जाए और बॉटम पर प्रेजेंट हो, बॉटम पर, उसका नाम क्या होगा? बेंथिक एनिमल्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्राइटेरिया मैंने आपको डिस्कस किया एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम लोग बात करेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में। तब तक बाय। ओके।